हेलो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को जय मां सरस्वती। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का? उम्मीद है सभी का हाल चाल एकदम जबरदस्त होगा। प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों के लिए आज हम फिर से सुबह की 5:30 बजे वाली महत्वपूर्ण प्रश्नों की कैप्सूल क्लास लेकर आ चुके हैं। आज वैद्युत रसायन वाले चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न का पार्ट 2 होने वाला है। कल मैंने किया था पार्ट 1, जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक एक करके आपको समझा समझा कर याद करा दिया था। आज हम पार्ट 2 ला रहे हैं। इसमें भी एक एक करके आप सभी लोगों को समझाएंगे ताकि पूरे क्वेश्चंस आपके दिमाग में सेट हो जाए, तैयार हो जाए और आप समझ जाओ, ताकि जबरदस्त तैयारी हो जाए आप लोगों का। ठीक है, तो पिछले क्लास में मैंने कुछ होमवर्क दिया था। पहले तो ये बता दो, कमेंट बॉक्स में अटेंडेंस लगा दो, हाथ उठा दो कि भैया कौन कौन बच्चे रेगुलर हैं, है ना, रेगुलर क्लास कर रहे हैं और आज क्लास किए, कल भी क्लास करेंगे। मैं देखना चाहता हूँ। और प्यारे भाई, फटाफट जो भी बच्चे कल के क्लास का आंसर कमेंट किए थे उन सभी बच्चों का मैं नाम लेकर आया हूँ। कल के क्लास का ये क्वेश्चन था जो कि मैंने होमवर्क में दिया था। आंसर की बात करें तो बहुत ही बढ़िया से किसी ने किया है, तो एक बच्चे ने किया है। उस बच्चे का नाम क्या है? शुभंकर सिंह। भाई देखो, मैंने तो आप सभी लोगों से बोला था अपना नाम लिखना, उसके बाद आंसर कमेंट करना, ताकि मैं देख सकूं कि आप लोग आंसर सही तरीके से लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो। खैर, आप लोगों ने अपना नाम सही तरीके से नहीं लिखा था, इसलिए क्लियर नाम नहीं हो पा रहा। जैसे इनका नाम तो शुभंकर सिंह क्लियर है, लेकिन इनका नाम देखो, नितिन सान बायो 032 लिखा हुआ आ रहा है। इन्होंने भी बहुत बढ़िया से आंसर लिखा है। शुभंकर सिंह ने विशिष्ट चालकता का और मोलर चालकता का दोनों का आंसर बढ़िया तरीके से, आंसर के साथ साथ में इन्होंने फार्मूला भी और उसके मात्रक भी कमेंट किए थे गजब तरीके से। ये होती है तैयारी, एक एक करके इस तरीके से आप अगर समझ समझ कर चीजों को तैयार करोगे तो ये समझने से क्या होता है, चीजें भूलेंगी नहीं और याद रहेंगी, एग्जाम तक बढ़िया तरीके से लिख लोगे। ठीक है, तो आप सभी लोगों को, आप सभी लोग जिन्होंने भी आंसर दिया है, आप सभी लोग देख लीजिएगा। इनका आंसर जाके पिछले वाले क्लास में गजब दिए थे, और आज से अगर आप आंसर दे रहे हो तो ऊपर अपना नाम जरूर लिखा करो। ठीक है, चलो जी सरकार, शुरू करते हैं आज की कैप्सूल क्लास, है ना। चलो, सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि भैया निम्नलिखित में से द्वितीयक सेल कौन सा है? तो पहली बात, द्वितीयक सेल किसे कहते हैं? द्वितीयक सेल क्या होता है भैया? ऐसा सेल होता है, ऐसा सेल, ऐसा सेल जिसका हम लोग क्या कर सकें, रिचार्ज करके बार बार यूज कर सकें, जिन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं, बार बार, बार बार चार्ज, बार बार चार्ज करके करके प्रयोग कर सकें, है ना। क्या कहलाता है? द्वितीयक सेल कहलाता है। उदाहरण इसका लोगे, देखो इसका एग्जाम्पल बहुत बढ़िया से यहाँ पे लेड स्टोरेज बैटरी है ना। सीसा संचायक सेल कहा जाता है, इसका चार्ज करके बार बार यूज किया जा सकता है। ऐसे सेल को क्या कहते हैं? द्वितीयक सेल कहते हैं। जैसे आपके इन्वर्टर में लगा हुआ बैटरी द्वितीयक सेल होता है ना। आपके कार में लगा हुआ बैटरी द्वितीयक सेल होता है, आपके बाइक में लगी हुई बैटरी द्वितीयक सेल होती है। बार बार चार्ज कर करके हम लोग उसका दोबारा यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये द्वितीयक सेल कौन सा है, ये पूछा गया था। चलो जी सरकार, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तैयार तो हो ही रहा होगा। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित करिए। लो जी भैया, इलेक्ट्रोड पूछ रहा है। देखो इलेक्ट्रोड क्या होता है, देखो आपके सामने एक मैंने यहाँ पर सेल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, सेल। इसमें देखो भैया, ये मैंने डाला है क्या, एक पतला सा सिंगल पतली, है ना, धातु का छड़ डाला। जैसे मान लो ये धातु के छड़ में मैंने कापर डाल दिया, और इस कापर को अगर हम इसी कापर के लवड़ के विलयन में, इस कापर को हम अगर इसी कापर के लवड़ के विलयन में डुबो दें, यानी ये कापर के लवड़ का विलयन कौन सा है, कापर सल्फेट, CuSO4 के विलयन में क्या करें, डुबो दें। तो इस प्रकार जो बना हुआ ये छड़ है, इस छड़ को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड कहेंगे। क्या लिखोगे परिभाषा, है ना, जब किसी धातु के छड़ को उसी धातु के लवड़ के विलयन में, विलयन में डाला जाता है, तो, है ना, इस धातु
के छड़ को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड बोलते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। इस धातु के छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। और जो इलेक्ट्रोड होता है ना, वो दो प्रकार का होता है। इलेक्ट्रोड जो होता है ये दो प्रकार का होता है। इलेक्ट्रोड कितने प्रकार का होता है प्यारे बच्चे? दो प्रकार का होता है। कौन कौन दो प्रकार होते हैं इलेक्ट्रोड को जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। एक बार फटाफट कमेंट करो, फिर मैं लिख रहा हूं। एक तो होता है क्या? एनोड होता है ना। दूसरा क्या होता है? कैथोड होता है ना। ठीक है, दूसरा क्या होता है? कैथोड होता है। एक एनोड होता है, दूसरा कैथोड होता है। जब परीक्षा में ये प्रश्न पूछे तो आप इस तरीके से फिगर बना के लिखना। जब किसी धातु के छड़ को उसी धातु के लवड़ के विलयन में डाला जाता है तो बना हुआ ये छड़ क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड कहलाता है। इलेक्ट्रोड दो प्रकार का होता है, एनोड और कैथोड। अच्छा, इसमें एक चीज और पूछा है आपसे कि भैया इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? तो देखो, इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, ध्यान समझना। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, ध्यान समझना। देखो, इलेक्ट्रोड विभव की बात करोगे प्यारे बच्चे, तो धातु के छड़ पर उत्पन्न विभव को, है ना, जब जब इलेक्ट्रोड, है ना, तो यहां पे लिख सकते हो इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न विभव क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इलेक्ट्रोड विभव है ना, विभव कहलाता है ना, इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। और जो इलेक्ट्रोड विभव होता है इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे ई सेल से, ई से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? तो ई से प्रदर्शित करते हैं इलेक्ट्रोड को। इलेक्ट्रोड को किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से प्रदर्शित करते हैं, है ना। बात समझ में आ गई? चलो जी भैया आगे चलते हैं। अब देखो, उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन सा होता है? तो उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक जो होता है एंथ्रोसाइट कोक होता है। एंथ्रोसाइट कोला कोला नहीं, ग्रेफाइट होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक होता है। और अगर एक एंथ्रोसाइट कोक होता है, एंथ्रोसाइट कोयला, ये जो होता है ये सबसे सबसे अच्छा कोयला होता है, कोयला होता है, सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रोसाइट कोक जो होता है, सबसे बढ़िया कोयला। शुद्धतम रूप कोयला का एंथ्रोसाइट कोक होता है और सबसे जबरदस्त होता है, सबसे महंगा मिलता है और सबसे अच्छा काम करता है एंथ्रोसाइट कोक। ठीक है प्यारे बच्चे, चलो अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखो आप लोगों के लिए यहाँ पे है, मोलर चालकता को परिभाषित करें तथा इसका इकाई बताइए। तो भैया मोलर चालकता क्या होता है, यहाँ पे समझना, मोलर चालकता, मोलर चालकता क्या होता है ना, ध्यान से समझना। मोलर चालकता क्या होता है? देखो, ऐसे विद्युत अपघट्य की चालकता जिसमें क्या हो, एक मोल विद्युत अपघट्य खुला हो। मेरे साथ बोलना, ऐसे विद्युत अपघट्य की चालकता जिसमें एक मोल विद्युत अपघट्य खुला हो, मोलर चालकता कहलाता है। जैसे मेरे पास एक बॉटल लिया मैंने, ये बॉटल है, लेकर आ रहा हूं आप लोगों के लिए। ये देखना बॉटल, इस बॉटल में अगर हम क्या घोल दें, पानी खाली है, इसमें पानी नहीं है, अगर इसमें एक मोल विद्युत अपघट्य घोल दे, मिला दे, इस बाटल के पानी की जो चालकता होगी वही मोलर चालकता कहलाएगी, है ना। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा क्या लिखोगे? ऐसे ऐसे विद्युत अपघट्य की चालकता जिसमें क्या हो, जिसमें एक मोल विद्युत अपघट्य घुला हो, घुला हो, मोलर
चालकता कहलाता है। मोलर चालकता कहलाता है। और ये जो मोलर चालकता होता है इसको लैम्डा यम से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। मोलर चालकता लैम्डा यम इज इक्वल टू सूत्र क्या होता है, कप्पा के इंटू 1000 बटे यम। ये मोलर चालकता लैम्डा यम का सूत्र होता है। कप्पा के इंटू यम इंटू 1000 बटे यम, ये मोलर चालकता का सूत्र होता है। अब इसकी इकाई भी लिखना है, इकाई मतलब इसका मात्रक भी लिखना है। तो इसका मात्रक पता है क्या होता है, मोलर चालकता का मात्रक निकालेंगे, चलो निकाल देते हैं। मोलर चालकता का मात्रक, मात्रक बहुत ही जबरदस्त तरीके से चीजों को दिमाग में अच्छे से समझ कर रखना है। समझ के रखोगे तो एग्जाम टाइम में आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा रेगुलर क्लास के जरिए। देखो लैम्डा यम इज इक्वल टू सूत्र क्या होता है, कप्पा के इंटू 1000 बटे यम होता है। अच्छा जी सरकार, अब यहां से सबका मात्रक लिखो। कप्पा के का मात्रक क्या होता है, सीमेंस होता है ना? 1000 का कोई मात्रक नहीं होगा, इसका मात्रक क्या होगा, मोल होगा, है ना। और यहाँ पे सीमेंस सेमी इनवर्स होता है ना, सेमी इनवर्स होता है। ठीक है, यहाँ पे इसका लीटर हो जाएगा। ठीक है, ये लीटर का ऊपर गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीमेंस सेमी इनवर्स, यहाँ पर लीटर ऊपर जाएगा तो लीटर हो जाएगा, लीटर का गुणा बटे मोल हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, इसको आगे ले जाओगे तो लीटर को अगर हम किस में चेंज करेंगे, लीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या होता है, सेमी क्यूब होता है ना, लीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीमेंस सेमी स्क्वायर, सेमी स्क्वायर बटे मोल, ये हो जाएगा आपका मात्रक। किसका, किसका, मोलर चालकता का मात्रक हो जाता है ना। तो कैसे आया आपको पता है, देखो लीटर के जगह पे हम सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, बस क्योंकि आयतन होता है, लीटर का आयतन लीटर में लिखा जाता है, आयतन सेंटीमीटर, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई से, यहाँ से सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। अब ये सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे प्यारे बच्चे तो ये -1 और ये 3 है ना, 2 बचेगा। ठीक है, बटे मोल, ये आपका मात्रक होता है मोलर चालकता का। चलो जी भैया, अच्छा अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, सेंटीमीटर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध रो इज इक्वल टू क्या होता है, RA/L होता है। मात्रक देखोगे तो आर का मात्रक ओम हो जाएगा और ए का मात्रक मीटर स्क्वायर बटे मीटर हो जाएगा। कट जाएगा मीटर मीटर तो ओम, यहाँ पे आया क्या, ओम मीटर, इसका मात्रक निकल के आ जाएगा, मीटर की जगह यहाँ सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर हो जाएगा इसका मात्रक। दिमाग में सेट हो रहा है ना, कोनो दिक्कत नहीं है ना प्यारे बच्चे। चलो जी भैया अच्छा चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं। संचायक बैटरी से आप क्या समझते हैं, संचायक बैटरी से आप क्या समझते हैं। तो संचायक बैटरी यानी जो संचयन करता हो, संचायक बैटरी वही, संचायक बैटरी जो होता है इसको हम लोग, संचायक बैटरी को हम लोग क्या जानते हैं, इसका इसी का नाम है भैया क्या, द्वितीयक सेल। इसी का नाम क्या है, द्वितीयक सेल, द्वितीयक सेल नाम है, इसी का नाम क्या है, द्वितीयक सेल है। यानी ऐसी बैटरी जिसको रिचार्ज किया जा सके, बार बार चार्ज करके यूज किया जा सके, ऐसी बैटरी को क्या कहते हैं, द्वितीयक सेल या संचायक बैटरी कहते हैं। परिभाषा लिखना है, चलो लिख देते हैं, ऐसी ऐसा सेल जिसे चार्ज करके, चार्ज चार्ज है ना, करके बार बार प्रयोग प्रयोग में किया जा सके, क्या कहलाता है, संचायक बैटरी, बैटरी या फिर द्वितीयक सेल कहते हैं, द्वितीयक
सेल कहते हैं, संचायक बैटरी या फिर द्वितीयक सेल कहते हैं। और इसका उदाहरण क्या है? सीसा संचायक, संचायक सेल इसका एग्जाम्पल है। सीसा संचायक सेल इसका क्या है? उदाहरण है, एग्जाम्पल है। ठीक है प्यारे बच्चे, चलो जी आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छे चालकत्व वाले पदार्थ कौन होते हैं? मैंने आपको बताया था जो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं, कल के कैप्सूल क्लास में बताया था। जो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं वो तुरंत अपने आयनों के रूप में टूट जाते हैं, जिसके कारण धारा का प्रवाह बहुत ही तेजी से होता है। तो जो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं अच्छे चालकत्व वाले पदार्थ होते हैं। ऑप्शन नंबर ख वाला सही हो जाएगा। दुर्बल विद्युत अपघट्य अच्छे चालकत्व वाले पदार्थ नहीं होते। समझ में आई बात आप सभी लोगों को? चलो जी भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया, नर्स का समीकरण लिखना है, संकेतों को स्पष्ट करना है। बताओ भैया नर्स का समीकरण क्या होता है? तो नर्स समीकरण ही होता है ना, ई इज इक्वल टू ई नॉट, है ना, ई नॉट और माइनस 2.303 आर टी अपान एन एफ लॉग, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 1/m(n प्लस इक्वस, यहाँ पे वह इक्वस हो जाएगा। यह आपका नर्स समीकरण हो जाता है। इस नर्स समीकरण में अगर सबका चिन्ह लिखना है तो लिख सकते हो भैया, यहाँ पर ई नाट सेल क्या है? ई नाट क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव है ना। और ई है जो आपका इलेक्ट्रोड विभव है। अच्छा जी भैया ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे आर क्या है? आर है आपका गैस नियतांक, गैस नियतांक है। ठीक है। टी क्या है? ताप है ना। एन क्या है? प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है ना। ये नर्स समीकरण है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है। और एफ क्या है? फैराडे नियतांक। फैराडे नियतांक कितना होता है? 96,500 लमसम होता है। ठीक है। और एम क्या है? यहाँ पर एम है आपका सांद्रता। एम क्या है प्यारे बच्चे? यहाँ पे सांद्रता। ठीक है, ठीक है, ये सांद्रता है ना। यह आपका नर्स समीकरण हो गया। ये भी बहुत ज्यादा बार पूछता है। हालांकि न्यूमेरिकल लगाते समय नर्स समीकरण हम लोग दूसरा यूज करते हैं, लेकिन थ्योरी के लिए अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको यही लिख कर आओगे तभी नंबर मिलेगा, वरना फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो जी भैया आगे चलते हैं। किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव किन किन बातों पे निर्भर करता है? तो भैया जो इलेक्ट्रोड विभव होता है ना, धातु के प्रकृति पर भी निर्भर करता है, विलयन के ताप पर भी निर्भर करता है, विलयन की मोलरता पर भी निर्भर करता है, यानी कुल मिला जुला कह सकते हैं इसमें से सभी पर निर्भर करता है। धातु का जो है इलेक्ट्रोड विभव सब पे निर्भर करता है। ठीक है, चलो जी भैया आगे चलते हैं। आगे अब आगे दो क्वेश्चन है, आप सभी लोगों के लिए होमवर्क देंगे। पहला क्वेश्चन तो ये है कि भैया संक्षारण से बचने के लिए आयरन पर सबसे टिकाऊ धातु की प्लेटिंग, प्लेटिंग मतलब कोटिंग किस धातु का की जाती है? पहला क्वेश्चन ये होमवर्क रहेगा प्यारे बच्चे। दूसरा क्वेश्चन आपका ये होमवर्क रहेगा, किन दशा में आपका ई सेल का मान 0 होता है, गिब्स ऊर्जा डेल्टा जी आर का मान भी 0 होता है। लिखना कैसे है? आपको पहले नेम लिख देना है अपना, सभी लोग रेगुलर क्लास करना, और नीचे होमवर्क लिख देना है। और आज जितने लोग क्लास में आए हो संकल्प ले लेना कि कल के क्लास में सुबह 5:30 बजे आना, रेगुलर क्लास लेना है। कैप्सूल वाली देखो मैं छोटा क्लास रखता हूँ, 20 मिनट के अंदर का क्लास रखता हूँ। 20 मिनट नहीं निकाल सकते हो अपने समय का। शुरुआत में अगर 20 मिनट मेरे साथ शुरू करोगे तो दिन भर बढ़िया तरीके से ऊर्जा के साथ में पढ़ाई करिएगा, एकदम जबरदस्त तरीके से। बात समझ रहे हो? 20 मिनट की बात है, रेगुलर 20-20 मिनट आप समय दो, पता नहीं चलेगा, पूरा केमिस्ट्री रट जाएगी, फिजिक्स रट जाएगा। अभी इसी में आपका मैथ बायोलॉजी की भी क्लास चलेगी, तो मैथ और बायोलॉजी रट जाएगी। लेकिन डेली मेहनत, डेली समय पर क्लास लेनी होगी, पढ़नी होगी, है ना। तो चलो सभी को जय मां सरस्वती, नमस्कार। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।